दोस्तों, जीवन कोचिंग संस्थान में एक बार आपका अच्छे स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रस्तावना या उद्देशिका है। प्रस्तावना या उद्देशिका, जैसे भारतीय संविधान में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। क्या कहा गया भारतीय संविधान की उद्देशिका में? कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। अब बात यहाँ पे तो 3 सवाल बड़े अच्छे पूछे जाते हैं, जिसे आप नोट करिएगा। सबसे पहला सवाल पूछा था कि संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा, बाद में आपको नोट करके लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ आप चीजों को समझ लीजिए। देखिए, यदि कोई नाम न दिया हो, कहने का मतलब ना तो उसने भीमराव अम्बेडकर को दिया हो, ना तो उसने बारकर को दिया हो, ना तो उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया हो, वो सीधे सीधे आपसे पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। हमने आप सबको क्या बताया? हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान जो शुरू होता है वहां पे लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। फिर प्रस्तावना में एक और सवाल आता है जो बार बार पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? कोई नाम नहीं, किसी का उल्लेख नहीं, ना तो अम्बेडकर, ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना तो आगे बारकर, कोई नाम नहीं। जब कोई नाम नहीं हो और सीधे सीधे सवाल ये आपसे पूछते कि संविधान की आत्मा क्या है, तब आप उत्तर टिक करेंगे कौन सा? आप कहेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान की आत्मा है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो जो प्रस्तावना या उद्देशिका है वो लिया कहाँ से गया है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना संबंधित प्रावधान या उद्देशिका संबंधित जो प्रावधान है, उद्देशिका संबंधित जो प्रावधान है वो लिया कहाँ गया है? तो आप कहेंगे यूएसए से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर हम इसकी भाषा की बात करें, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में कहाँ से प्रावधान किया गया है, तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन यदि यहीं पे चर्चा करी जाए कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, भाषा की बात हो रही है, याद करिएगा। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो आप कहेंगे अमेरिका से। लेकिन उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 2 चीजें आपको बताई गई। सबसे पहली चीज आपको ये बताई गई कि भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। फिर आपको बताया गया उद्देशिका संविधान की आत्मा क्या है। यदि कोई नाम न हो, ना अम्बेडकर, ना जवाहरलाल नेहरू, ना बारकर, ना आस्तीन, कोई नाम न दिया हो और सीधे सीधे आपसे पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो आप कह दीजिएगा उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। फिर उद्देशिका या प्रस्तावना संबंधित जो प्रावधान है वो लिया कहाँ से गया है? तो आप कह दीजिएगा उद्देशिका या प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दे कि भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप याद रखिएगा भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। तो हम पाते हैं कि जो प्रस्तावना है
जो उद्देशिका या प्रस्तावना उसका आधार क्या था। आधार कुछ रहा होगा, किस आधार पे लिया गया, तो आप कहेंगे हाँ प्रस्तावना या उद्देशिका का आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा की जब बैठकें स्टार्ट हुई तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न सीधा था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ना तो उसने कहा था अस्थाई, ना तो कहा था अस्थाई। तो जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। फिर मैंने आपको बताया गया 11 दिसंबर को बैठक हुई थी 1946 को, जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर एक बैठक हुई थी, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, संविधान का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव का आधार क्या था, तो आप कहेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया हुआ प्रस्ताव जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। बात समझ में आई। संविधान सभा की बैठकें हो रही थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जहां वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को जहां स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होती है। फिर उसी दौरान 13 दिसंबर 1946 को दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, यह उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था और जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आपके संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बना। अब एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो शब्द क्या है, हम भारत के लोग। जो हम लोग शब्द है लिखा गया, हम भारत के लोग, जो हम लोग शब्द है कौन सा शब्द, आप कहेंगे हम लोग। ये शब्द कहां से लिया गया है, जो हम लोग शब्द है ये शब्द लिया कहां से गया है, तो आप कहेंगे कि यह शब्द संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से, मतलब यूएन चार्टर से लिया गया है। और कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से, अमेरिका के संविधान से हम लोग शब्द। और हम लोग शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था वो रूसो ने किया था अपने विचारों में। सबसे पहले रूसो ने कहा था, दो चीजें आपको समझाई गई। सबसे पहली चीज समझाई गई उद्देशिका प्रस्तावना का आधार क्या था, तो आप कहेंगे आधार वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया प्रस्ताव था जिसे संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, और वही आधार प्रस्ताव आपकी उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। फिर संविधान में लिखा गया हम लोग शब्द। तो जो हम लोग शब्द है ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, दोनों जगहों से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और हम लोग शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो किया गया था, विचार का विषय था, उसी में किया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो एक शब्द निकल के आता है कि प्रस्तावना वाद योग्य है या नहीं। अब वाद योग क्या होता है, वाद योग का मतलब होता है क्या प्रस्तावना को कहीं चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक आपका है प्रस्तावना वाद योग्य है या नहीं। अब ये क्या है, इसके कहने का मतलब होता है क्या प्रस्तावना को कहीं चैलेंज किया जा सकता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए प्रस्तावना का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है।
आप उठा के पढ़िएगा अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 345 395 तक कहीं प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। इसीलिए एक मामला आया था 1960 में, बेरुवाड़ी मामला। कौन सा मामला आया था? 1960 में था बेरुवाड़ी मामला। और इस मामले में न्यायालय ने कहा प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं। क्या हमने बताया? हमने आपको ये बताया कि प्रस्तावना का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। जब किसी अनुच्छेद में नहीं है तो 1960 में केस आया था बेरुवाड़ी मामला। इस मामले में न्यायालय ने कहा था क्योंकि प्रस्तावना का उल्लेख कहीं भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद में नहीं है, तो यानी कहने का मतलब ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में एक और केस आया, बहुत ही चर्चित केस है, नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती एक केस आया केशवानंद भारती, और इस केस में न्यायालय ने कहा नहीं, प्रस्तावना का उल्लेख भले भी भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब यहाँ कहा गया था बेरुवाड़ी मामले में कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना भारत का अभिन्न अंग है। अब आप एक चीज नोट करके लिखिएगा, ये नोट करने की चीज है। वो चीज क्या है उसे आप पहले सुन लीजिएगा। देखिए प्रस्तावना जो आपकी उद्देशिका या प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अब तक की बात की जाए तो अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। और एक बार संशोधन कब हुआ है? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब संशोधन हुआ? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और जिसमें 3 सार्थक शब्द, 3 सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। वो सार्थक शब्द क्या थे? आप कहेंगे समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। एक निरर्थक शब्द भी जोड़ा गया था, और यानी कहने का मतलब उद्देशिका प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, और यह संशोधन जो हुआ है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है, और जिसमें 3 सार्थक शब्द समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता तथा और एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया। अर्थात प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े गए? आप कह दीजिएगा 4। कितने सार्थक शब्द? आप कहेंगे 3। कितना निरर्थक शब्द? आप कहेंगे 1। तो ये आपका प्रस्तावना संबंधित प्रावधान थे। और जो प्रस्तावना संबंधित जो उद्देशिका आपकी प्रस्तावना है, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दी गई थी। कब लागू कर दी गई थी? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई थी। अब हम चलते हैं उन तथ्यों पर। निम्न ऐसे तथ्य हैं जो संविधान के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। हमने आपको लिखवाया था, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करते हैं। अब वही ऐसे तथ्य हैं जो भारतीय संविधान के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे। तो जो जिसमें सबसे पहला जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो शब्द इस्तेमाल हुआ संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न, इसमें इस्तेमाल हुआ शब्द संप्रभुता। देखिए संप्रभुता पर यदि आते हैं तो हम आपको बता दें कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है भूभाग। बार बार पूछा जाए राज्य के कितने तत्व हैं। फिर होता है जनसंख्या, फिर होता है सरकार, और फिर होती है संप्रभुता। क्या होता है? राज्य के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है विभाग, फिर होता है जनसंख्या, फिर सरकार, फिर संप्रभुता, जिसमें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है।
और संप्रभुता का अर्थ जो होता है, संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। क्या होता है संप्रभुता का अर्थ? सर्वोच्च शक्ति। और संप्रभुता के जो जनक है वो बौद्ध है, जॉन बौद्ध। भारत 15 अगस्त 1947 को संप्रभु बना। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी कहने का मतलब हम किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता के जनक जॉन बौद्ध है। भारत 15 अगस्त 1947 को संप्रभु बना। और कहने का मतलब होता है संप्रभुता का अर्थ होता है कि हम किसी सर्वोच्च शक्ति या सत्ता को स्वीकार करने के लिए, हम माने या न माने, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब जो अगला शब्द इस्तेमाल किया गया था आपका, वो था समाजवाद। बहुत आप सुनते होंगे समाजवाद। समाजवाद आज आप समझिए वास्तव में समाजवाद होता क्या है। देखिए पूरे विश्व में 3 तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। पहले हम अपने संविधान की चर्चा कर ले तो कहता है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ होता है जहां उत्पादन और वितरण पर, 2 ही शब्द हैं, उत्पादन और वितरण। देखिए जहां उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो, किसका नियंत्रण हो, तो बात करेंगे राज्य का नियंत्रण हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं या समाजवाद कहते हैं। फिर यदि उत्पादन और वितरण पे आपको समाजवाद समझ में आया। समाजवाद का मतलब होता है कि जहां उत्पादन और वितरण पर किसका अधिकार हो, तो आप कहेंगे राज्य का अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था को हम किस तरह की व्यवस्था कहते हैं? इस तरह की व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। फिर एक व्यवस्था होती है पूंजीवाद, इसको भी समझनी चाहिए। विश्व में 3 तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। पूंजीवाद का मतलब होता है जहां उत्पादन और वितरण पर किसका अधिकार हो, आप कहेंगे पूंजीपतियों का। किसका अधिकार हो? पूंजीपतियों का। तो ऐसी व्यवस्था को हम पूंजीवाद कहते हैं। एक होता है सामने वाला मार्क्सवाद। मार्क्सवाद ऐसी व्यवस्था जहां उत्पादन और वितरण पर किसका अधिकार हो? जनता का अधिकार हो। इस तरह की व्यवस्था को हम मार्क्सवादी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? समाजवाद। अब अगला जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है पंथ निरपेक्षता। इसके सवाल पूछा गया था पंथ निरपेक्षता पे। बार बार हमसे पूछा जाता है कि धर्म निरपेक्षता क्या होती है? धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द है पंथ निरपेक्षता। इसमें कहा क्या गया है उससे पहले आप समझिए। पंथ निरपेक्षता कहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्या कहती है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सारे धर्मों के विकास के लिए कार्य करेगा। क्या कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सारे धर्मों के विकास के लिए कार्य करेगा। लेकिन धर्म की आड़ में यदि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो राज्य आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। यानी पंथ निरपेक्षता कहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सारे धर्मों के विकास के लिए कार्य करेगा, और धर्म की आड़ में यदि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो राज्य आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। जो प्रश्न यहाँ से पूछा गया था वो 2 प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि भारतीय पंथ निरपेक्षता किस प्रकार की है? विकल्प 4 थे। एक सकारात्मक, एक था नकारात्मक, एक था सकारात्मक नकारात्मक और नकारात्मक, और एक था कोई नहीं। तो जब आपसे पूछा जाए भारतीय पंथ निरपेक्षता किस प्रकार की है तो आप कहेंगे भारतीय पंथ निरपेक्षता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। कैसे सकारात्मक है? जैसे क्या कहता है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सारे धर्मों के विकास के लिए कार्य करेगा। चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो जुमा हो, राज्य आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस मुहैया कराता है, पुलिस आपकी सुरक्षा में लगी रहती है। तो पक्ष क्या हो गया? सकारात्मक हो गया।
लेकिन यदि आपने धर्म की आड़ को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब की तो आपके खिलाफ वही पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी आपके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। यह स्वरूप कैसा हो गया? नकारात्मक। एक चीज और प्रश्न पूछा गया था, किस मामले में पद निरपेक्षता को मूल ढांचा करार दे दिया गया? तो एक मामला था SR बम्बई, SR बम्बई, SR बम्बई मामले में ये जो मामला आया था, इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि जो पद निरपेक्षता है वो क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। मतलब मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आपको समझना है क्या क्या हमने समझा। हमने सबसे पहले समझौता समझा, फिर हमने समाजवाद को समझा, फिर हमने पद निरपेक्षता को समझा। अब जो अगला शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है लोकतंत्रात्मक। उसे आप समझ लीजिए। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है वह शासन व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के लिए संचालित है। वह शासन व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के लिए संचालित है, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जिस व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इस तरह की व्यवस्था को हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। लास्ट शब्द है गणराज्य। ये बार बार पूछा जा रहा है, गणराज्य या गणतंत्र किसे कहते हैं? तो सीधी सी परिभाषा गणतंत्र की यह है कि भारतीय संविधान में या किसी देश में वह व्यवस्था जिसमें संविधान का सर्वोच्च पदाधिकारी, क्या कह रहा है कि संविधान का सर्वोच्च पदाधिकारी, संविधान का सर्वोच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो, चुनाव द्वारा आए। ऐसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए, यदि वंशानुगत रहा होता तो उनके लड़के आते। संविधान का सर्वोच्च पदाधिकारी जो वंशानुगत न होकर चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा आए, ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं गणतंत्रात्मक या गणतंत्र कहते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद के बाद उनके बच्चों को आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। कौन आया? तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, क्योंकि वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा आए थे। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने होंगे, तो पॉइंट आप एक एक करके नोट करिएगा। जो इस प्रस्तावना से संबंधित चीजें हैं जो आपके काम की हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, हमने हालांकि आपको शुरू में बताया था, लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहे, वो पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? यदि कोई नाम न दिया हो और पूछ ले प्रश्न आपसे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका। ये हो गया। अब अगर आपसे पूछ ले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जो लिखिएगा उसको आप कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 19 या स्वतंत्रता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार या अनुच्छेद 19 संविधान की आत्मा है। फिर जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक
विचारों का अधिकार क्या है? संविधान की आत्मा है। फिर एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, एक विचारक था ऑस्टिन, जो ऑस्टिन इस समय हाईलाइटेड है काफी, क्योंकि लेटेस्ट में जो प्रश्न बन रहे हैं वो क्योंकि इन सारी चीजों को सारे लोग जान चुके हैं। अब ऑस्टिन एक विचारक है, ऑस्टिन ने कहा जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। तो चार लोग ऐसे विचारक हैं जिन्होंने आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया है। यदि प्रश्न पूछे और कोई विकल्प में न हो कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उद्देशिका या प्रस्तावना को मारेंगे। फिर यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार पूछते तो आप कहेंगे अनुच्छेद 19 या स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की आत्मा है। यदि आप पूछे अम्बेडकर के अनुसार तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 32 या संवैधानिक विचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। ऑस्टिन ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा है। तो ये उद्देशिका या प्रस्तावना का टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है भारतीय संविधान का भाग 1 संघ राज्य तथा क्षेत्र। प्रस्तावना हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले बात हमने आपको प्रस्तावना बताई। प्रस्तावना में हमने आपको बताया कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि यदि विकल्प में सिर्फ आपसे सीधे सीधे पूछते कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा संविधान की जो आत्मा है वो उद्देशिका या प्रस्तावना है। फिर उद्देशिका संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से दिया गया है, तो आप कहेंगे वो उद्देशिका प्रस्तावना संबंधित जो प्रावधान है वो अमेरिका से दिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से दी है। फिर उसी उद्देशिका प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, तो हम जो शब्द है हम लोग, वो शब्द जो है वो यूनियन चार्टर या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर उसके बाद बात आती है जो हम लोग शब्द है उसका सबसे पहली बार फ्रांसीसी विचारक रूसो था जिसने किया था। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारी चर्चा होती है क्या प्रस्तावना वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब है क्या इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो एक मामला आया था 1960 में बेरुवाड़ी मामला। उस बेरुवाड़ी मामले में क्या था? उस बेरुवाड़ी मामले में यही था कि प्रस्तावना या उद्देशिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। जब अनुच्छेद में नहीं है तो प्रस्तावना या उद्देशिका ने कह दिया कि संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 का एक केस आया था और नाम था पेशवानी भारती। उस केस में न्यायालय ने कहा नहीं, जो उद्देशिका प्रस्तावना भारत का अभिन्न अंग है। उसके बाद उद्देशिका प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें क्या किया गया? उसमें 3 सार्थक शब्द, 1 निरर्थक शब्द और निरर्थक शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये सारे शब्द जोड़े गए। 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और उसके जो शब्द थे, संप्रभुता क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, पंथनिरपेक्षता क्या होती है, गणतंत्र क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको विश्लेषण करके बता दी। फिर हमने आपको एक चीज बताया जो नोट करके था, कई लोगों ने कहा संविधान की आत्मा क्या है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो भारतीय संविधान का क्या है, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसके राज्य क्षेत्र। हमारा जो अगला टॉपिक है वो भारतीय संविधान भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र तो भाग 1 का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक है। कहाँ तक है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद भाग 1 का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 1 से लगाकर कहाँ तक है? अनुच्छेद 4 तक। तो एक एक अनुच्छेदों पर हम चर्चा करेंगे।
जो सबसे पहला भारतीय अनुच्छेद आता है भारतीय संविधान में, उस पर हम चर्चा कर ले क्या कहता है वो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 1, इसमें लिखा क्या गया है? लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा, राज्यों का यूनियन होगा। ये शब्द आप ध्यान दीजिएगा। हम धड़ल्ले से बोलते हैं तो हम बोल देते भारत राज्यों का संघ होगा। मैं मानता हूं कि यूनियन शब्द जो है वो अगर हम इसकी हिंदी लिखें तो वो संघ ही होता है, लेकिन जैसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कर देते हैं, लेकिन बजट संवैधानिक शब्द नहीं है। बजट शब्द संवैधानिक नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप विकल्प जो आपके सामने होगा उसमें लिखा होगा कि भारत राज्यों का यूनियन होगा, तो आप ढूंढ लीजिएगा इस यूनियन शब्द को, उसके बाद इस विकल्प को आप सही करेगा। अब 2 चीजें हैं, एक भारत भी लिखा गया है, एक इंडिया लिखा गया है। पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन नामों का उल्लेख किया गया है, तो आप कहेंगे भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख किया गया। और भारत क्यों किया गया और इंडिया क्यों किया गया? तो भारतीय संविधान सभा ने कहा कि हम भारत शब्द का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत परंपराओं का देश है, भारत परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इंडिया का प्रयोग किस लिए किया गया? तो संविधान सभा ने कहा कि हम वह परंपराएं जो आधुनिक होंगी, सामाजिक होंगी, तार्किक होंगी, वैज्ञानिक होंगी, उसे हम स्वीकार करेंगे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा। भारत शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया कि भारत परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है, और इंडिया शब्द में कहा गया कि हम आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अपने अंदर समाहित करेंगे। और इसे अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित देश हैं। मतलब राज्य को कहाँ परिभाषित किया गया? आप कहेंगे अनुच्छेद 1 में। 28 राज्यों का उल्लेख कहाँ है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 1 में। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का कहाँ उल्लेख है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 1 में। अब ये तो भारत ने उत्तर दिया संविधान सभा ने कि इंडिया शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि यदि भारतीय संविधान में इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होता तो ब्रिटेन कालीन सारे संधि समझौते अवैध हो जाते, यानी सारे संधि समझौते अवैध होते, और जिन जिन देशों का जो जो क्षेत्र हमारे अंदर पड़ता उसे हमें वापस करना पड़ता। तो इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के साथ इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 क्या कहता है उसे आप सुनिए। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। ये क्या होता है? संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। जैसे किसी देश से हमारे देश की लड़ाई हुई और हमने उसके कुछ भूभागों पर कब्जा कर लिया, तो संसद को अधिकार है कि उस क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश करा के और एक नए राज्य का सृजन कर ले।
अब अनुच्छेद 3, ये अनुच्छेद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों का पुनर्गठन होगा। राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन का जो प्रावधान है ये इसलिए महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, दमन दीप और दादरा नगर हवेली को एक किया गया। तो इसलिए राज्य पुनर्गठन किस अनुच्छेद में, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 3 में। और थोड़ा सा अनुच्छेद 3 के बारे में और डिटेल से देख लीजिए क्या है। राज्य पुनर्गठन होता कैसे, उसे आप देख लीजिए। राज्य पुनर्गठन, जैसे किसी राज्य को बनाना है, इससे संबंधित प्रस्ताव संसद में पास हो गया। संसद में पास होने के बाद ये प्रभावित, जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं उन राज्यों को भेजा जाता है। प्रस्ताव बना के संसद ने पास कर दिया किस राज्य का पुनर्गठन होगा। अब जो जिन जिन राज्यों की सीमाएं प्रभावित हो रही हैं उन राज्यों को भेजा जाता है। यदि राज्य कुछ सुझाव देते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद मान लेती है, तब तो भाई राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा तभी कानून बनेगा। संसद प्रस्ताव बना के भेज दी कि इस राज्य का पुनर्गठन होगा, और पुनर्गठन के बाद कुछ राज्य प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के बाद राज्यों ने यदि कोई आपत्ति की, यदि संसद ने मान लिया, तब तो एक बार फिर से पारित करा के राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करना होगा। लेकिन संसद को अधिकार है कि वो राज्यों के सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। यदि मानती है तो पुनः एक बार यहाँ पे पास करवाना होगा, यदि नहीं मानती तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके किसी राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। अब लास्ट है अनुच्छेद 4, उसे आप देख लीजिए। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो बने हुए कानून हैं, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो बने कानून हैं, यदि 368 का उल्लंघन कर संविधान संशोधन यदि बने कानून 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इनके अंतर्गत कोई यदि कोई संशोधन होता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इनके अंतर्गत कोई यदि संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, तो वो क्या है, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये था आपका अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 1। अब इसको एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवा दें। रिवीजन ये है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में राज्य और संघ की व्यवस्था का वर्णन किया गया, संघ और राज्य की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा। अब भारत के साथ साथ इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत जो है वो आधुनिकता का नेतृत्व करता है, जबकि इंडिया परंपराओं का नेतृत्व करता है। ये तर्क थे भारतीय संविधान सभा के लिए। वास्तविकता ये नहीं कि यदि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो ब्रिटेन कालीन सारे सभी समझौते अवैध हो जाते। फिर क्या कहा गया है, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख यहीं पर किया गया। फिर अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका अनुच्छेद 3 है। क्या है कि आपसे
राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या है, तो आपके लिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में यदि कोई संशोधन होता है तो वह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये था आपका भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लगाकर 4। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।